नमस्कार। डीएलएड द्वितीय वर्ष विषय हमारा हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। हमारी इकाई 2 मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आज हम लोग जो चर्चा करेंगे कक्षा के भीतर और कक्षा के बाहर की गतिविधियाँ। तो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास बालकों के अंतर्गत करना है, तो एक शिक्षक को कक्षा के अंतर्गत भी और कक्षा के बाहर की गतिविधियों को भी ध्यान में रखना होगा, जिससे कि बालकों का मौखिक अभिव्यक्ति का विकास संभव हो सके। क्योंकि अध्यापक है, अब जो हम बात कर रहे हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की, तो जिसके अंतर्गत बालकों का निरंतर मूल्यांकन भी हो रहा है और शिक्षण के दौरान ही मूल्यांकन भी किया जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ पर सीखा है, कहाँ पर नहीं सीखा है, ये सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो जब ऐसे अवसर ही नहीं दिए जाएंगे सीखने के, तब तक मूल्यांकन संभव नहीं होगा और जो बालकों ने सीखा है उसका ज्ञान हमें प्राप्त होगा नहीं, और हमारे जो उद्देश्य है वो उनकी पूर्ति किस हुई है या नहीं हुई है, अगर हुई है तो कहाँ तक हुई है, वो सारी जानकारी हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए कक्षा के भीतर और कक्षा के बाहर कुछ ऐसी गतिविधियां हैं, उनको आयोजित करते हुए अध्यापक है वो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास बालकों के अंतर्गत कर सकता है। तो आइए जानते हैं ऐसी गतिविधियां। पहला है भीतर। भीतर है तो अध्यापन के दौरान जब अध्यापक पढ़ाता है उस समय बालकों को सक्रिय रखते हुए जब ऐसी गतिविधियां वो करवाएगा और जिसके अंतर्गत बालक सक्रिय रहेंगे तो स्वतः ही बालकों का मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो पाएगा। और इसके अलावा जब पढ़ाते पढ़ाते प्रश्नोत्तर पूछना, संबंधित विषय वस्तु का अर्थ पूछना, शुद्ध उच्चारण करवाना, तो ऐसी सारा विद्यार्थियों से सहयोग लेते हुए जब विद्यार्थी भी सक्रिय रहकर शिक्षण के अंतर्गत अपनी भूमिका निभाएंगे तो बालकों के मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो जाएगा। दूसरा है पाठ्य पुस्तक के साथ। पाठ्य पुस्तक के साथ जब अध्यापक पाठ पढ़वा रहा है, क्योंकि भाषा शिक्षक है वो किताब अपने पास लेते हुए ही पाठ का वाचन करता है, आदर्श वाचन जो करता है। विद्यार्थी है वो अनुकरण वाचन करते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थी जब पुस्तक विद्यार्थियों के हाथ में भी होती है, अध्यापक के हाथ में भी होती है, तो अध्यापक बीच बीच में विद्यार्थियों से कोई प्रश्न कर लेता है, विषय वस्तु से संबंधित कुछ घटनाओं को प्रस्तुत कर देता है, विद्यार्थियों से वार्तालाप करवा देता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, पाठ्य पुस्तक में निहित जो कुछ संबंधित तथ्य विषय वस्तु आती है उसी के आधार पर अध्यापक करवाता रहता है। तो कक्षा के अंतर्गत भीतर पाठ्य पुस्तक के साथ भी विद्यार्थियों का सहयोग लेते हुए उनकी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास एक अध्यापक कर सकता है। नेक्स्ट है लिखित कार्य। अध्यापक जब बोर्ड पर लिखता है विद्यार्थियों को साथ साथ में लिखने का दे दे, क्योंकि अध्यापक की जो गति है और विद्यार्थी गति दोनों में बहुत अंतर होगा। क्यों? क्योंकि अध्यापक है वो उस चीज को समझकर व्यवहार में लिए हुए बोर्ड पर लिखेगा, विद्यार्थी उसकी नकल कर रहे हैं, तो नकल करने में समय लगता है और अपनी भावनाओं विचारों को व्यक्त करने में कम समय लगता है। ठीक है, तो अध्यापक है जब उनको लिखित कार्य का जो आदेश दे देगा तो विद्यार्थी है लिखित कार्य को करते करते बोलते हुए लिखेंगे। ठीक है, बोलते हुए लिखेंगे, तो यहाँ पर उनके अंतर्गत जो शुद्ध रूप है मौखिक अभिव्यक्ति में जिसकी आवश्यकता होती है उसका विकास यहाँ पर होगा। फिर है अब है कक्षा के बाहर प्रार्थना सभा में कैसे अवसर दिए जा सकते हैं, तो रोल नंबर वाइज बच्चों को कह दिया जाए कि कोई उनसे कविता बुलवाई जाए, कोई कहानी अगर वो कहना चाहते हैं शिक्षाप्रद तो कहानी के अवसर दिए जाए, या फिर बालकों से कि समय समय पर जो कोई उत्सव पर्व जयंतियाँ वगैरह होती है उन पर आधारित कोई एक छोटा सा भाषण देने के लिए कह दिया जाए। तो प्रार्थना सभा के अंतर्गत भी एक अध्यापक है, विभिन्न प्रकार के श्लोक हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि बालकों के अंतर्गत मौखिक अभिव्यक्ति का विकास संभव है। ऐसी गतिविधियां प्रार्थना सभा के अंतर्गत जो आधे एक घंटे की जो प्रार्थना सभा होती है उसमें 15 से 20 मिनट का समय उन्हें देते हुए उनकी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कर सकता है। और ये कार्य कक्षा वाइज और रोल नंबर से होना चाहिए ताकि सभी बच्चों का नंबर आए, सभी को अवसर मिले और सभी की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो सके। दूसरा है बाल सभा में भी सभी बालकों को अवसर दिए जाने चाहिए। संस्कृति से संबंधित, लोक गीतों से संबंधित, परिवेश से संबंधित विभिन्न प्रकार के नाटक है, कहानी है, गीत है, उनका गायन है, वो बालक है वो बाल सभा के अंतर्गत करेंगे तो उनके अंतर्गत जो झिझक है वो दूर होगी, उनमें निहित प्रतिभा का विकास होगा और हम चाहते हैं मौखिक अभिव्यक्ति का विकास। तो बालक जब
ये कहें कि सबके सामने जब उसके बोलने की जो झिझक है वो दूर हो जाएगी, तो स्वतः ही उसके अंदर मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा, दूसरों की बातों को वो सुनेगा, तो अब मुझे किस प्रकार अभिव्यक्त करना है, इस बात का भी अंदाज उसको हो जाएगा। फिर है उत्सव पर्व जयंती। उत्सव पर्व जयंती का आयोजन। उत्सव पर्व जयंतियों का जब आयोजन करवाया जाए तो विद्यार्थियों को ही कार्यभार सौंप दिया जाए और विद्यार्थियों से सारी जो गतिविधियां हैं वो आयोजित करवाई जाए। हम ये कहते हैं कि छोटे बच्चे हैं, वो नहीं समझते हैं, वो इस प्रकार कार्य नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनमें बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी होती है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे आजकल जो विभिन्न प्रकार की तकनीकी है, तो हम लोग ऑनलाइन देख सकते हैं कि बहुत सारे बालक है वो उनमें क्रिएटिविटी छिपी होती है, और कोई तो इतना अच्छा काव्य प्रदर्शन करता है, कोई भाषण, बहुत वाद विवाद होता है तो भाषण बहुत अच्छा देता है। तो ये सारी क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो बालकों में छिपी जो प्रतिभा है उसको निकालने के लिए उत्सव पर्व जयंती पर उत्सव पर्व जयंतियों का आयोजन करवाया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को अवसर दिए जाने चाहिए कि वो अपने अंतर्गत जो मौलिक रूप से प्रतिभा छिपी है उसके आधार पर कार्यक्रमों में भाग लें, और इसी प्रकार से हम लोग हमारा जो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना है वो संभव हो सकता है। फिर है कक्षाओं की जिम्मेदारी। कक्षाओं की जिम्मेदारी। कक्षाओं की अगर हम जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं तो कक्षा का मॉनिटर, कक्षा को नियंत्रित करने के लिए भाई सभी बच्चों को अवसर मिले कि वो मॉनिटर बने, और पूरी कक्षा को जब नियंत्रित करने का कार्य दिया जाता है तो उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है, किसको कैसे कहना है, कैसे चुप करना है, कैसे जो अध्यापक जो कार्य दे के गया है उसको कैसे पूर्ण कराना है, ये सारी चीज़ें उनमें उत्पन्न होती है। तो ये सारा कार्य वो कैसे करवाते हैं, अभिव्यक्त करते हुए, तो यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो शिक्षा का जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का जो लक्ष्य लिया गया है उसके अंतर्गत विद्यालय तो बहुत सारे खोल दिए गए, लेकिन शिक्षकों की उपलब्धता नहीं है। वहाँ पर 8वीं तक का या 5वीं तक का विद्यालय, वहाँ पर एक ही शिक्षक है, तो शिक्षक की अनुपस्थिति में जो मॉनिटर होते हैं वो कक्षा का संचालन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है तो कक्षा का संचालन है वो विद्यार्थी सही रूप से कर पाएंगे। तो मौखिक अभिव्यक्ति का जब अवसर विद्यार्थियों को दिया जाएगा, विभिन्न प्रकार के अवसर जो कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर जब दिए जाएंगे तो विद्यार्थियों के अंतर्गत मौखिक अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होगा, और विद्यार्थी है वो अपनी जो मौखिक अभिव्यक्ति है वो किस प्रकार अच्छी करनी है, किस प्रकार आत्मविश्वास लाना है, वो सारे कार्य वो कर पाएंगे। और अध्यापक है इसके अलावा भी बहुत सारी गतिविधियां आयोजित करते हुए विद्यार्थियों के अंतर्गत मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास कर सकता है। अब है अगला जो टॉपिक है भाषण की विशेषताएं। भाषण की विशेषताएं। बालकों के अंदर मौखिक अभिव्यक्ति का विकास किया, ठीक है। अब उनके अंदर जो बोलने का, भाषण देने का, जो व्यक्त करने की जो अभिव्यक्ति जागृत हुई है, अब उसके अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, तो उसके अंतर्गत है पहला विषय की पूर्व तैयारी। विषय की पूर्व तैयारी। यदि बालक है वो विषय की पूर्व तैयारी रखता है, या फिर अध्यापक है जब वो विषय वस्तु को समझा रहा होता है, अगर वो पूर्व तैयारी से आता है तो विषय वस्तु है वो सही ढंग से प्रस्तुतिकरण कर पाता है। दूसरा है विषय को रोचक बनाने का प्रयास। विषय को रोचक बनाने का कौशल। अध्यापक के अंतर्गत विषय वस्तु को रोचक बनाने का कौशल होना चाहिए। यदि विषय वस्तु को वो रोचक नहीं बनाएगा तो कितने भी अवसर प्रदान करते विद्यार्थियों के अंदर मौखिक अभिव्यक्ति का विकास संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए विषय वस्तु को रोचक बनाने का प्रयास उसे करना चाहिए। फिर है श्रोताओं को संतुष्ट करना। श्रोताओं को संतुष्ट करना। हम जब पूर्व तैयारी से आते हैं तो किसी भी प्रकार का जो उत्तर है उसको देने के लिए तत्पर रहते हैं। यदि अगर पूर्व तैयारी नहीं होगी तो हम लोग श्रोता, सुनने वाले को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विद्यार्थी है वो बहुत ही जिज्ञासु होते हैं, उनमें बहुत सारी जानने की इच्छा होती है, विभिन्न प्रकार के प्रश्न उनके समक्ष वो अपने सामने खड़े कर देते हैं। जब अध्यापक है उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाता है तो विद्यार्थियों के अंतर्गत अध्यापक के प्रति क्या छवि बन जाती है कि अध्यापक को नहीं आता है। ऐसी छवि नहीं होनी चाहिए, तो पूर्व तैयारी से आना चाहिए और श्रोताओं को संतुष्ट करने का प्रयास उसे करना चाहिए। फिर है विषय को केंद्रित रखने, विषय पर
केंद्रित रखने का कौशल। अपनी विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण इतना प्रभावी होना चाहिए कि विद्यार्थियों का ध्यान उस पर केंद्रित रहे। ऐसा नहीं कि विद्यार्थी है, हम बता रहे हैं, विद्यार्थियों को ध्यान कहीं और है। तो विषय वस्तु अगर बहुत अच्छे ढंग से या रोचक ढंग से प्रस्तुत की जाएगी तो विद्यार्थी का ध्यान कहीं और जाने की संभावना ही नहीं रहती है। फिर है नाटकीय हाव भाव। नाटकीय हाव भाव का प्रयोग करने का कौशल। अध्यापक है अपनी विषय वस्तु को नाटकीय ढंग से भी प्रस्तुत कर सकता है। जब वो नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेगा तो विद्यार्थी है उनके वो हर बात को, हर संवाद को, हर चीज को बारीकियों से जान लेंगे। क्योंकि जब अध्यापक है पूर्ण हाव भाव से बताएगा तो विद्यार्थी भी, क्योंकि विद्यार्थी वो अनुकरण करते हैं। छोटा बालक है वो बोलना भी अपने आसपास परिवेश से ही सीखता है। तो जब अध्यापक है अपने नाटकीय हाव भाव द्वारा प्रस्तुतिकरण करेगा तो विद्यार्थियों के अंतर्गत मौखिक अभिव्यक्ति की समझ बहुत अच्छी तरीके से विकसित होगी। फिर है गतिशीलता। स्पष्ट एवं सरल। जो अध्यापक शिक्षक है, शिक्षक जो अध्यापक बनने जा रहा है उसके अंतर्गत गतिशीलता और स्पष्ट और सरल भावों में व्यक्त करने की कौशल का विकास होगा, तभी वो अपनी विषय वस्तु को सही तरीके से समझा पाएगा। गतिशीलता मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ाते पढ़ाते रुक जाए या फिर पढ़ाए तो बहुत तीव्र गति से पढ़ाए, ऐसा नहीं। सरल और सहज या स्पष्ट रूप से विद्यार्थियों को समझ में आए, इस प्रकार की गति लेते हुए पढ़ाना चाहिए या भाषण देना। क्योंकि हम लोग यहाँ पर भाषण का कहने का अर्थ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर भाषण की कोई प्रतियोगिता की बात नहीं कर रहे हैं। अभिव्यक्ति का विकास कराने के लिए एक भाषण देता है जो अध्यापक व्याख्या वगैरह करता है, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। फिर है संप्रेक्षणीयता का गुण। संप्रेक्षणीयता का गुण। संप्रेक्षणीयता का गुण के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि अध्यापक के अंतर्गत संप्रेक्षण किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार रुकना है, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, कहाँ पर सहमति लेनी है, कहाँ पर सहयोग लेना है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है संप्रेक्षण के अंतर्गत। तो संप्रेक्षणीयता का गुण एक अध्यापक के अंतर्गत होना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये सारी थी भाषण की विशेषताएं। अब लिखिए अपना गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य प्रश्न में लिखें, कक्षा के भीतर तथा कक्षा के बाहर की गतिविधियों को बताते हुए भाषण की विशेषताओं को लिखें। ठीक है, तो ये आपका गृह कार्य प्रश्न है जिसे आपको अनिवार्य रूप से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर आप लोग घर से बाहर निकले। बाहर निकलते 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।